नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमने गुज़श्ता दिनों बात की थी कि बलूचिस्तान के इलाके शिरानी में जो आग लगी थी दरख्तों में, वो बहुत फैली हुई थी और उस आग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। तकरीबन 1/3 वहाँ के जंगलात, चलगोदे और जैतून के बागात जल गए। लेकिन एक बड़ी जद्दोजहद के बाद, एक बड़ी मेहनत के बाद, जिसमें हमारे सरकारी इदारों की मेहनत भी शामिल थी और हमारे सूबाई महकमे और हमारे जो दीगर इदारे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, उनकी कोशिशों से भी कामयाबी मिली। लेकिन हमें बड़ी कामयाबी मिली है जब ईरानी तैयारा वहाँ पर लेकर आया और उसने आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया, तो उससे हमें लगा कि जनाब सूरत हाल बेहतर हो रही है। अब एक और मामला दरपेश है और ये उस आग से एक बड़ी आग जो हमें नज़र आ रही है, वो है सियासत की आग, जिसमें हमारे मुल्क और हमारे मुल्क के अवाम के नुकसानात का हमें अंदाज़ा है, पेशी अंदाज़ा है कि क्या नुकसान हो सकता है। एक तरफ वो हुकूमत है जो ज़ख्म खुर्दा है, एक तरफ वो साबका हुकूमत है जो ज़ख्म खुर्दा है और जिसे इस बात का मलाल है कि उसे इक़्तिदार से बाहर किया गया। उसके लिए उनका कहना यह है कि एक साजिश हुई और साजिश के तहत हमें निकाला गया। साजिश कुछ भी हो, लेकिन एक पहली दफ़ा एक आइनी कार्रवाई के ज़रिए और आइन के तहत ही जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया गया और उसके ज़रिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया। इसमें बैरून मुदाखलत थी नहीं थी, हमें इससे गर्ज भी नहीं है और हमें इसके बारे में कोई सबूत भी नहीं है। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर भी हम नहीं कह सकते कोई साजिश हुई है। खुद इदारों ने कह दिया कि साजिश नहीं हुई है, मुदाखलत हुई। तो मुदाखलत के 1000 वाक़यात तो हम बता सकते हैं कि कब अमेरिका या बरतानिया या कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क के मामलात में मुदाखलत करता रहा है। हमें तो ये भी लगता है कि कभी कभी अफ़गानिस्तान हमारे मामलात में मुदाखलत करता है, कभी भारत में मुदाखलत करता है, कभी ये ऐसा देखते हैं कि जनाब हमारे कोई और पड़ोसी मुल्क हमारे मामलात में मुदाखलत करता है। तो इस तरह की मुदाखलतें होती हैं और कौमें मुदाखलतों का मुकाबला भी करती हैं और सामना भी करती हैं। अब ये एक साजिश की बात थी कि जनाब एक बाकायदा साजिश बनाई गई और साजिश के तहत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया। जिन लोगों ने भी हटाया वो साजिश थी नहीं थी, वो एक बाकायदा आइनी कार्रवाई के ज़रिए और आइन के जो आइन की आर्टिकल्स के तहत ही उन्हें इक़्तिदार से बेदखल किया गया और उनका जो 3.5 साल दौर था वो अभी पाकिस्तान के लिए खुशाइन दौर नहीं था। वो इंतहाई तकलीफ़देह दौर था जिसमें पाकिस्तान के लोगों ने दुख देखे, गम देखे, मसाइब देखे, मुश्किलात देखी, महंगाई देखी, डॉलर की बढ़ती हुई मांग देखी और डॉलर की कीमतें चढ़ती हुई देखी, रुपए को बेतौकीर होते हुए और ज़मीन नाक रगड़ते हुए देखा गया। ये सारा कुछ इस साबका दौर की देन थी। हमारी जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत मध्यम पड़ी। तारीख़ के सबसे बड़े कर्जे लिए गए लेकिन पाकिस्तान पर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। ना हमें बताया गया है कि इतने बड़े कर्जे लेकर आपने क्या किया, मुल्क को क्या मिला है। इतने बड़े कर्ज़ों से आपने कोई पुल बनाया, कोई शाहराह बनाई, कोई सड़क बनाई, कोई आपने इमारत तामीर की, कोई आपने ऐसी यादगार चीज़ बना दी जिसको आप फ़ख्रिया पेश कर सकें कि जनाब ये काम हमने किया है। वो सारे के सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे जिन पर आप दासू पर आपके काम का जो है वो तो हम एक तकरीबन पिछले 15 साल से सुन रहे थे कि दासू पर काम हो रहा है जी, नक्शा बन गया है, ज़मीन एक्वायर कर ली गई है, फलां काम कर लिया गया है। ये तो हम माजी में भी सुनते थे, अब भी सुन रहे हैं। आप मुख्तलिफ डैम्स की बात करते हैं, डैमों के बारे में हम पहले भी सुनते थे, अब भी सुनते हैं। नतीजा क्या निकला? आपने कौन सा ऐसा काम किया कहें ये काम हमने पूरा कर दिया है? आपने कराची ग्रीन बस को पूरा किया है जिसका काम पहले 80% तकरीबन हो चुका था। फिर आपके दौर में तकरीबन 3 साल से ज़्यादा अरसा लगा है उसको कंप्लीट होने में और उसको मुकम्मल होने में। तो आपका दौर जो है एक मुश्किलात का, मसाइल का, दुखों का, तकलीफ़ का दौर था और उस दौर में लोगों ने आपके इक़्तिदार की ज़हमतों को भुगता है और नुकसान उठाया है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हुई, लोगों की जो है वो उनकी जो मईशत है वो कमज़ोर हुई और वो अपने बच्चों की सही तालीम नहीं करा सके, वो अपने बच्चों के लिए सही ग़िज़ा का बंदोबस्त नहीं कर सके। और आबादी का एक बड़ा हिस्सा तेज़ी से जो है गुर्बत की लकीर के नीचे चला गया। अगर अब भी आप ये बताएं कि जनाब आपने 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी थी, वो दी आपने। उनसे पूछा जाए कि जनाब आपने 50 लाख घर बनाकर लोगों को देने का वादा किया, कोई आपने 1-2 घर लोगों को अलाट किए?
उनसे पूछा जनाब आपने 10 अरब दरख्त लगाने की, मैं कहता हूँ आज भी दुनिया में अगर 10 अरब दरख्त लग जाएँ तो क्लाइमेट चेंज का मसला हल हो सकता है। इतनी बड़ी तादाद में दरख्तों से तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाना चाहिए था, और कितने हज़ार या कितने लाख मुरब्बा मील पर जो है आप दरख्त लगाते तब पाकिस्तान ग्रीन हो जाता है। अगर आप 10 अरब दरख्त लगाते, और 10 अरब दरख्त का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के एक एक शख्स जो है वो बाकायदा 100 दरख्त लगाना या 50 दरख्त लगाना शुरू कर दे, तो जाकर आपकी जो मतलूबा तादाद है वो पूरी हो सकती है। कि हर पाकिस्तानी ने जितनी आबादी है उनकी, कि हर पाकिस्तानी 20 करोड़ पाकिस्तानियों ने 10 अरब दरख्त लगाने के लिए एक एक शख्स ने जो है वो क्या 50 दरख्त लगाए होंगे, और जाकर वो जो आपकी तादाद पूरी होगी नहीं हुई पूरी। आपने कौम के साथ द्रोह गोई की, आपने गलत बयानी की, और आपने कोई तरक्की नहीं दी। अब आप एक जाकर डेडलाइन पर खड़े हो गए हैं, एक डेड एंड पर खड़े हो गए हैं, और आपने अपने रास्ते भी और कौम के रास्ते भी बंद कर दिए हैं कि जी मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ, आपने सिर्फ ये करना है कि खड़े रहना है। हम उस वक्त तो उठेंगे जब आप हमें इलेक्शन की तारीख नहीं दे देंगे। ये इलेक्शन की तारीख आप उस वक्त क्यों नहीं कर रहे थे जब आपसे अपोजिशन मांग रही थी कि आप इलेक्शन कराएं? उस वक्त जो है आपने हालात ख़राब कर दिए थे, पाकिस्तान चलाने के काबिल नहीं रहता। अब आप किस बुनियाद पर कहेंगे कि जनाब ये असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी न कर? जब आप वज़ीर-ए-आज़म तो हम कह रहे थे कि असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। आपका इक़्तिदार से हटना आइनी तरीक़ेकार से हुआ है, लेकिन आपका इक़्तिदार के लिए इसरार और नए इलेक्शन के लिए इसरार जो है वो ये साबित करता है कि आप हवा से इक़्तिदार में मुब्तला हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने आइनी तरीके से चलता रहे, आप उसके अंदर रुकावट बने हुए हैं। मेरे ख्याल में ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है। हम समझते हैं कि एक बेहतरीन रास्ता ये है कि हुकूमत और अपोजिशन डायलॉग की तरफ जाएँ। आप न तो आप कोई अहद कदीम के कोई पारसा बुज़ुर्ग हैं, और ना वो जो हैं वो कोई ऐसे गुनहगार हैं कि आपके सामने बैठ ही ना सकें। आपके सामने आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मौजूद है कि उन्होंने दुश्मनों के साथ मुज़ाकरात किए, उन्होंने कुफ़ार मक्का के साथ जाकर मुज़ाकरात किए थे, और मुज़ाकरात एक ऐसे मौके पर जाकर किए थे जब वो पहुँच चुके थे मक्का मुअज़्ज़मा में, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो हज करना चाहते थे या वो जाकर तवाफ़ काबा करना चाहते थे, लेकिन इस शर्त पर वापस चले गए कि इस दफ़ा तो वापस चले जाएँ। और वो बाकायदा मानी गई ये बात, और ऐसी शराइत मानी गई कि जनाब अगर कोई मक्के का आदमी मदीने चला जाए तो उसे लाजमी वापस किया जाएगा, और अगर कोई मदीने का आदमी मक्का चला जाए तो उसे किसी सूरत में वापस नहीं किया जाएगा। ऐसी शराइत भी थी। उसके बावजूद मुआहदा हुआ, उसके बावजूद उस मुआहदे की जो है वो पासदारी की, और उस मुआहदे की हुजूर ने पासदारी की, और इस तरह के मुआहदे होते हैं। और फिर उस मुआहदे का फ़ायदा हुआ उन्हें, और फ़ायदा ये हुआ है कि जब फ़तह मक्का के मौके पर जा रहे थे मुसलमान, तो कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं था जिसमें हुजूर के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठती। लेकिन हम ये मिसालें देकर ये नहीं कहना चाहते हैं कि जनाब आप इतने बड़े आपको इतनी मिसालें दी जाएँ। आपके सामने ये मिसालें आपके लिए इसलिए हैं कि आप उन पर अमल करें। आप दुनिया में जो और भी जगहें देखेंगे, कोई मामला ऐसा नहीं होता है कि जब तलवारें टूट जाती हैं, जब जो है वो असला रायगां चला जाता है, फिर आखिरी रास्ता बड़े कुश्त खून के बाद, लाखों इंसानों की और करोड़ों इंसानों की अमवात के बाद, बड़ी बड़ी जंगों के अंदर आखिरी मरहला जो होता है वो मुज़ाकरात का होता है। तो आप अभी से मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करें, अपोजिशन और हुकूमत बिल बैठे और कोई रास्ता तैयार करें, कोई एजेंडा तैयार करें। अब ये एक मुल्क है जो दुनिया का खूबसूरत मुल्क है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर वसाइल, इतने ज़्यादा वसाइल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितने वसाइल हैं। हम उन वसाइल से इतनी बिजली बना सकते हैं कि हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने वसाइल को खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे पास गैस के और तेल के इतने बड़े ज़खायर हैं कि हम दुनिया की ज़रूरतें पूरे कर सकते हैं, लेकिन हम उनको दरियाफ्त नहीं कर पा रहे हैं। एक हमने सुई में दरियाफ्त की थी, लेकिन सुई के लोगों को हमने गैस नहीं दी थी, पूरी पाकिस्तान को हमने गैस दे दी थी। अब भी हमारे पास पहाड़ हैं सोने के और तांबे के और दीगर धातुओं के, हमारे पास जो है पहाड़ हैं, लेकिन हम उनको एक्सप्लोर करने के बजाय और उसकी मिल्कियत जहाँ हैं वहाँ के लोगों की मिल्कियत को तस्लीम किए बगैर हम चाहते हैं कि जनाब इन चीज़ों को औने पौने दाम बेच दिया जाए। आप पाकिस्तान के हुस्न को, खूबसूरती को, उसके वसाइल को बेच कर आप तरक्की नहीं कर सकते। आप उनको एक्सप्लोर करके तरक्की कर सकते हैं। आप अपनी तरक्की को खुद लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये सियासी खुदगर्जियाँ, ये सियासी मसाइल में पढ़कर लोगों को उलझाए रखना और ज़िंदगी के ख्वाबों से और ख्वाबों की हकीकतों से बहुत दूर रखना, यह आपने शिवा बना लिया है।
मेरे ख्याल में सियासी अनासर को मिल बैठना चाहिए, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए, मसले के बारे में तमाम नुकात तय करने चाहिए कि ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 8, 10 नुकात हैं, इन नुकात पर बातचीत की जाए और उनका हाल तलाश किया जाए कि अब क्या पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि जिस पर कोई अनगवर्नेबल मुल्क है, नहीं, ये इसको किया जा सकता है, लेकिन नेक नियत के साथ बैठें, अपनी गर्ज छोड़ दें, पाकिस्तान की गर्ज को पेश नज़र रखें, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी ज़ात को पीछे हटाएं और पाकिस्तान को आगे करें, तो फिर आप बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप बदकिस्मत हैं और आप बदकिस्मती को दावा दे रहे हैं। मेरे ख्याल में एक वक्त आ गया है कि सियासी अनासर को हक़ाइक़ का इदराक करना चाहिए, मिल बैठ कर एक मुज़ाकरात के ज़रिए रास्ता निकालना चाहिए। इमरान खान बैठे रहें 1.5 साल तक, वो अपनी ज़िद पर अड़े रहें कि इलेक्शन नहीं कराने हैं, तो मामला इसी तरह चलते रहेंगे, बल्कि और ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे। जब मिल बैठेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे, तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क के अवाम की तरक्की ही हमारा वो बुनियादी मकसद होना चाहिए जिस पर चलकर हम एक ज़िंदा कौम के तौर पर दुनिया के सामने आ सकें। बहुत नवाजिश, फिर हाज़िर होंगे किसी और मौजू के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।